हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सीएमईटी का और पहला जो यूनिट है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का चल रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं निर्माण परियोजना के कितने चरण हो सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था निर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग पढ़े थे हल्का निर्माण, भारी निर्माण, औद्योगिक निर्माण। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी निर्माण कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है, निर्माण परियोजना है, उससे कितने चरण हो सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहला जो चरण होता है वो होता है परिकल्पना, सेकंड होता है विकल्पन और थर्ड होता है समापन। ठीक है, तो हमने बताया था कोई भी प्रोजेक्ट होता है वह क्या होता है, इनिशियल से लेकर के, यानी जो भी हम परिकल्पना करते हैं, ठीक है, उसका परिकल्पना का मतलब उस प्रोजेक्ट का मन में विचार लाते हैं, ठीक है, कि हमको कैसे बनाना है, ठीक है, कितने समय में पूरा करना है, सब क्या है, परिकल्पना है। समापन का मतलब उसको फाइनल क्या हो, उस प्रोजेक्ट को फाइनल रूप देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कल्पना, परिकल्पना। ठीक है, ठीक है, तो जब किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो मनुष्य उसे पाने के लिए क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब अभी नेचर होता है इंसान का, इसीलिए किसी भी निर्माण के लिए सर्वप्रथम दिमाग में क्या होता है, एक आइडिया बनता है, एक आइडिया आता है, एक विचार बनता है। ठीक है, अथवा कह सकते हैं कि कुछ विचार शीघ्र रूप ले लेते हैं, कुछ वर्षों भी ले लेते हैं। ठीक है, कुछ विचार तो ऐसे होते हैं जो तुरंत उसको क्या करते हैं, शीघ्र रूप भी ले लेते हैं, और कुछ ऐसे भी विचार होते हैं जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं आपको कि जो भाखड़ा बांध का जो विचार जनरली किया गया था 1902 में किया गया था। ठीक है, और वह वास्तविक रूप में बना कब, वो 1946 में। तो ये सोचने वाली बात है कि आपका 1902 में तो सोचा गया, विचार किया गया, यानी कि परिकल्पना किया गया, लेकिन बना कितने, 46, यानी कि 44 साल लग गए। ठीक है, तो यही कारण परिकल्पना को मूर्त रूप देने से पहले इसकी उपयोगिता व लाभों का गहराई से क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, यदि परियोजना लाभ प्रतिसिद्ध नहीं होगी तो उसे इसी चरण पे क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, और यही सबसे उत्तम होता है। लेकिन हमको अगर दिखता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर बात आती है कि हम और क्या कर सकते हैं इसमें परियोजना में। तो किसी परियोजना का जो निर्णय लेने के बाद उसकी अनुमानित लागत ज्ञात की जाती है। जैसे कोई भी हमने परियोजना क्या किया, सोचा, तो हम ये डिसाइड करेंगे ना, हाँ कितना लागत आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक क्या करते हैं, फाइनेंस की व्यवस्था भी करते हैं। आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ परिकल्पना मात्र से तो है नहीं, क्योंकि उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उतने फाइनेंशियल की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी परियोजना का निर्णय लेने के बाद उसकी अनुमानित लागत ज्ञात की जाती है। ठीक है, और मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, हम कह सकते हैं जो धनराशि इकट्ठा करेंगे, ठीक है, जो भी फाइनेंस हम इकट्ठा करेंगे वो एक बार अथवा कई चरणों में धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर हम कह सकते हैं कि परियोजना का जो भी परिकल्पना है का कार्य इसकी जो मालिक होते हैं या फिर जो भी इंजीनियर होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी परामर्शदाता होते हैं, उनको क्या करते हैं, इनमें इन्वॉल्व करते हैं, किसमें, परिकल्पना में। तो जब हमने परिकल्पना कर लिया कि हमको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, सोच लिया और पैसा का एस्टिमेट भी कर लिया, एंड देन क्या कर देंगे, आफ्टर दैट अभिकल्पन करेंगे। ठीक है, हमने जो सोचा, दिमाग में जो विचार आया, आइडिया आया, उसको हम क्या क्या करना है, अब उसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, अभी इनकी अभिकल्पन करना है। ठीक है, तो परियोजना के लिए आवश्यक फाइनेंस तथा भूमि उपलब्ध होने पर क्या करते हैं, संरचना का हम अभिकल्पन करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, क्या करते हैं, परियोजना के लिए आवश्यक जो फाइनेंस होता है या फिर लैंड होता है, उसको क्या करते हैं, जब उपलब्ध हो जाता है तो उसका क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं। भाई हमको किसी भी डिज़ाइन को करने के लिए हमको पैसा चाहिए, और जो जहाँ पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे पर्टिकुलर जगह चाहिए जो हमको मिल चुका है। ठीक है, जब मिल गया है तो क्या करेंगे, उसका हम लोग उस संरचना पे हम डिज़ाइन करेंगे। जो भी संरचना बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, मैप बना रोड बना रहे हैं, ठीक है, ईटीसी जो भी है आपका। ठीक है, तो रोड, मान लीजिए कोई बिल्डिंग ही है तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैप तैयार करेंगे, उसका फिर डिटेल एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, एवं
सम स्पेसिफिकेशन विशिष्टियाँ तैयार करते हैं, जिसके थ्रू क्या करें हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, उसके थ्रू क्या करें हम आगे बढ़ा सकें। बिना मैप का हमको आइडिया नहीं आएगा, तो इसलिए मैप भी बनाना ज़रूरी है। और अप्रॉक्सीमेशन जो कास्ट होता है वो जनरली हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, जो जनरली डिटेल एस्टिमेट से मिलता है। ठीक है, और जो भी आपके निर्माण स्पेसिफिकेशन है उनको हम क्या करते हैं, रेडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, भूमि की जो बेरिंग कैपेसिटी है उसको ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ भी हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो वहाँ की जो भी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी होती है उसको हम बिल्कुल क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं रहेगा तो आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो फेल होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, जैसे सेटलमेंट हो सकता है या फिर सीयर में फेल हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद से सबसे बड़ी बात है कि कोई भी परियोजना हम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, क्योंकि बाद में डिज़ाइन में परिवर्तन करने पर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इसीलिए अभिकल्पन कोई भी हो, ठीक है, वो अभियंता द्वारा किया जाता है या फिर जो भी वास्तु विधि है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और फिर कभी कभी क्या होता है कि संरचनात्मक अभिकल्पन के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सेवाएं भी ली जाती है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, परिकल्पना लिया था। परिकल्पना में हमने क्या किया था, सबसे पहले विचार लाया था कि हमको बनाना क्या है। तो हमने सोचा कि कोई बिल्डिंग बनाना है, हमने दिमाग में आइडिया आया। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ मनी और वहाँ के लैंड की आवश्यकता पड़ा, हमने लैंड को भी ले लिया। जब लैंड मिल गया, पैसा मिल गया, तो हम उस चीज़ को क्या किए, प्रैक्टिकली उसको अब बिल्टअप कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू, तो नक्शा या फिर जो भी एस्टिमेट हमने किया था उसके आधार पर हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जब नक्शा मिल गया आपको आपको तो उस पर्टिकुलर जगह का हम लोग क्या कर देंगे, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी, मतलब उस भूमि की जहाँ पे हमको स्ट्रक्चर बनाना है, क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। जब प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद से क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ों को क्या करेंगे, रियलिस्टिक में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रियल में उसको क्या करेंगे हम लोग डिज़ाइन करेंगे, जो हम लोग दिमाग में आइडिया लाए थे, जो दिमाग में विचार लाए थे। ठीक है, अब बात आती है कि कोई भी डिज़ाइन अगर हम बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। वैसे भी दिमाग से सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी डिज़ाइन अगर पहले दिमाग में नहीं सोचेंगे तो बाद में हम चाहेंगे अगर चेंज करना तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बड़ी मुश्किलें दिक्कत आती हैं, होने के लिए होगा लेकिन बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इसीलिए कि कभी कभी स्ट्रक्चर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसको में बनाने के लिए एक स्पेशलिस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर की क्या होती है, का योगदान देना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियर की आवश्यकता भी पड़ती है और उसको योगदान देना पड़ता है किसी भी टीचर में। ठीक है, अब बात आती है थर्ड पॉइंट, समापन, रियलाइजेशन। ठीक है, तो परियोजना के विस्तृत डिजाइन और नक्शे तैयार होने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, परियो परियोजना के विस्तृत डिजाइन और नक्शे तैयार होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। निर्माण कार्य विभागीय एजेंसी अथवा ठेकेदार द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठेकेदार कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री, उपकरण, मशीनें, आपको पता ही है इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, और उनको क्या करता है ठेकेदार, उन सब चीज़ों को एक सुचारू रूप से व्यवस्था करता है। ठीक है, और ठेलों ठेलों की शर्तों के अनुसार कार्य संपन्न करता है। ठीक है, जो भी आपका ठेका है उसके शर्तों के अनुसार वो क्या करता है, काम को स्टार्ट करता है। ठीक है, निर्माण कार्य में जो भी आपका निर्माण काल में जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसका जो भी सुपरविज़न होगा, इंस्पेक्शन होगा, वो आवश्यक होता है। क्योंकि अगर कार्य के बीच में अगर कोई इंस्पेक्शन या फिर सुपरविज़न ना होगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में क्या होती है, गुणवत्ता या सामर्थ्य और टिकाऊपन पे कहीं ना कहीं असर दिखाई देता है। इसीलिए कोई भी जब निर्माण कार्य चल रहा होता है तो उस बीच में आपका निरीक्षण और पर्यवेक्षण, मतलब सुपरविज़न, इंस्पेक्शन क्या होता है, ज़रूरी होता है किसी भी स्ट्रक्चर की गुणवत्ता गुणवत्ता, सामर्थ्य व टिकाऊपन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको तीनों पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। पहला पॉइंट परिकल्पना, जो कि हम विचार में लाते हैं, डिज़ाइन में क्या करते हैं, हम उसको एस्टिमेट करते हैं, नक्शे को देख करके क्या करते हैं हम लोग उसको रियल रूप देते हैं, और समापन में फाइनली जब हमको बन जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, पूरा अच्छे से इंस्ट्रक्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको मूर्ति रूप देते हैं। ठीक है, तो वही मैंने बताया था कि इनिशियल जो भी हम सोच रहे हैं और मूर्ति रूप देने तक का जो भी स्टेज होता है वो जनरली 3 चरण में पूरा जाता है, परिकल्पना, डिज़ाइन और क्या, समापन। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग इसी टॉपिक में, चूँकि यूनिट बड़ा है थोड़ा, तो इसी यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ेंगे तो उसमें निर्माण उद्योग के लिए, कोई भी निर्माण उद्योग है, ठीक है, उसके क्या क्या
रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री है आपका, उसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।